हेलो एवरीवन, आपके पढ़ाई का टाइम स्टार्ट होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। कल तक हम लोग पढ़े थे चार्ज के बारे में, जितना भी जानकारी था, एसआई यूनिट, चार्ज क्या होता है ना, किस टॉपिक में पढ़ रहे हैं वो सब। और आज पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो चलिए शुरू कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहला टॉपिक है आज का प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से, ठीक है। तो चार्ज का कुछ कुछ प्रॉपर्टी है मेन वो देखते हैं हम लोग। तो पहला जो है चार्ज, कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब आप इस चार्ज को आपस में जोड़ सकते हैं। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है, एक मिनट, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब आप चार्ज को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो Q1 प्लस Q2 डायरेक्ट ऐड हो सकता है। मतलब एक जो वेक्टर का फॉर्म होता था, दो वेक्टर है हमारे पास, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल है कितना, थीटा। इसको जोड़ने के लिए क्या फॉर्मूला यूज होता था, रिजल्टेंट, या बोल सकते हैं इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये फॉर्मूला लगाने का जरूरत नहीं है। ये कब लगता है, जब कोई भी क्वांटिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी हो। जैसे दो फोर्स जोड़ना है तो ये लगेगा, वर्क डन जोड़ना है तो नहीं लगेगा, ठीक है, पावर जोड़ना है नहीं लगेगा। तो उसी तरह चार्ज जोड़ना है तो नहीं ऐड होगा, चार्ज डायरेक्ट ऐड हो जाता है, क्योंकि एक कौन क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। एक चीज। दूसरा चीज, सेकेंड चीज, कि चार्ज जो है इनवेरिएंट होता है। चार्ज का प्रॉपर्टी है इनवेरिएंट इन नेचर। अब इनवेरिएंट क्या है, तो अगर आप एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे अगर आप चार्ज दे दे प्लस या माइनस, ठीक है, और इसको आप अगर दौड़ा दीजिए, मोशन में ले आइए, तो क्या इसके चार्ज को आप बदल सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। कंडीशन है बीच में एयर नहीं होना चाहिए, तो कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, सिर्फ इसमें मोशन देना है हमको, फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। क्या इसका चार्ज का वैल्यू, अगर इसमें 5 कूलम है, तो क्या ये 5 से 7 6 9 10 ये हो सकता है या घट सकता है, तो नहीं, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जब चार्ज मोशन के साथ नहीं चेंज हो, चार्ज जब मोशन के साथ नहीं चेंज हो, नो चेंज इन मैग्नीट्यूड ड्यू टू मोशन, तो इस नेचर को कहते हैं इनवेरिएंट इन नेचर। तो चार्ज हमारा क्या हो गया, इनवेरिएंट हो गया नेचर में। तीसरा, अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट बी है, ए और बी, इन दोनों पे चार्ज है। मान लीजिए यहाँ पे चार्ज है प्लस 20 कूलम, ठीक है, यहाँ भी चार्ज है मान लीजिए 30 कूलम। अब बोले कि इन दोनों ऑब्जेक्ट को हम कुछ देर के लिए कांटेक्ट में लाए, दोनों ऑब्जेक्ट को हम पास में लाए, दोनों पास में लाए, ठीक है। तो पास में लाने से क्या होगा, तो चार्ज जो है इसमें से उसमें या उसमें से इसमें, जहां हाई है तो हाई टू लो, लो टू हाई, तो इसमें हाई था बी वाले में और ए वाले में लो था, तो बी टू ए जाएगा। कब तक जाएगा, दोनों चार्ज कब तक ट्रांसफर होगा, तो तब तक जब तक दोनों का चार्ज बराबर नहीं हो जाए। तो बराबर कैसे निकालेंगे, तो दोनों का एवरेज, तो 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 30 और 20 50 बाई 2 कितना हो जाएगा, 25 कूलम। मतलब जब हम इसको अब सेपरेट करेंगे, कांटेक्ट में लाने के बाद क्या करेंगे, इन दोनों को सेपरेट करेंगे, तो इसमें भी 25 कूलम चार्ज और इसमें भी 25 कूलम चार्ज आएगा। तो क्या सीखे कि अगर दो चार्ज है Q1 और Q2, दोनों को कांटेक्ट में लाए, तो जो एवरेज चार्ज होगा, फाइनल चार्ज, वो क्या होगा, Q1 बाई Q2, Q1 प्लस Q2 बाई 2 होगा। ये हो गया आपका तीसरा प्रॉपर्टी। चौथा प्रॉपर्टी, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी में अगर कोई ऑब्जेक्ट है ना, मेटल का ऑब्जेक्ट है, तो सॉलिड है ये, अगर हम आप इस पे चार्ज देंगे तो सारा चार्ज कहाँ आएगा, सारा चार्ज इसके आउटर सरफेस पे आ जाएगा। हॉलो है तब भी, सॉलिड है तब भी, तो सारा चार्ज कहाँ चला आया, इसके आउटर सरफेस पर, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, इफ चार्ज इज गिवन टू ए ऑब्जेक्ट या टू एन ऑब्जेक्ट, इट रिसाइड्स ऑन आउटर सरफेस। ये हमेशा आउटर सरफेस पे ही होता है, ठीक है। इसके मदद से एक इफेक्ट को शो किया जाता है या एक इफेक्ट का यूज किया जाता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग इफेक्ट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर हमारे पास एक हॉलो ऑब्जेक्ट है, हॉलो मेटल का बॉडी है, उसके अंदर हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को आराम से रख सकते हैं बिना किसी बाहर के चार्ज के,
उसको खराब किए हुए। मतलब अगर आपके पास एक मान लीजिए कि कोई इंस्ट्रूमेंट है, जो इंस्ट्रूमेंट जो बिजली से चलता है या कोई महंगा इंस्ट्रूमेंट है, इसको प्रोटेक्ट करना है तो और इसको खुले में रखना है, तो हो सकता है लाइटनिंग वगैरह इस पे गिरे, तो लाइटनिंग के कारण ये क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो उसको क्या करेंगे, हम मेटल का एक बॉक्स बनाएंगे और इसके अंदर इसको पैक कर देंगे। अब जब भी इस पे चार्ज आएगा, कहीं से भी चार्ज आएगा, इस पे सारा चार्ज कहाँ रह जाएगा, बाहर रह जाएगा, आउटर सरफेस पे रह जाएगा, और अंदर वाला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, महंगा इंस्ट्रूमेंट, कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट, वो हमारा बच जाएगा। और इस इफेक्ट को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, मतलब कि बाहर जब सब चार्ज आउटर सरफेस पे रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे शील्डिंग इफेक्ट। ये हो गया चौथा नंबर प्रॉपर्टी। फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी क्या है, फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी में एक होता है कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, ठीक है, इस तरह का बॉडी है, एक जगह पे इसका पॉइंटेड है, यहाँ पे आप चार्ज दे दीजिए, तो ये सब चार्ज जो है, सबसे ज़्यादा चार्ज कहाँ पे होगा, चार्ज का डेंसिटी कहाँ पे होगा, वैल्यू सब जगह सेम है, सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन एरिया यहाँ पे कम है, पतला है एरिया, जैसे पेन है तो इसमें एरिया ये वाला कम है, तो कम होने के कारण यहाँ एरिया कम हो गया तो डेंसिटी ज़्यादा हो गया, मतलब चार्ज का वैल्यू ज़्यादा हो गया। ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, ये यहाँ से लीक करना शुरू होगा, हवा में या जहाँ भी है ऑब्जेक्ट इन्वायरमेंट में लीक करेगा, यहाँ से लीकेज होगा, लीकेज ऑफ चार्ज। और ये जो लीकेज ऑफ चार्ज है, इसी को कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज। तो कोरोना डिस्चार्ज क्या समझे हम लोग कि लीकेज ऑफ चार्ज फ्रॉम पॉइंटेड पोर्शन। कौन पोर्शन, पॉइंटेड पोर्शन। अगर पॉइंटेड पोर्शन से हो रहा है कोई चार्ज का लीकेज तो उसको हम लोग कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी, अगर ये था प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ, अगला है सिक्स्थ। अगर कोई चार्ज है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पे और वो रेस्ट में है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, चार्ज अगर रेस्ट में है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, पहला चीज, अगर वो मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में, ना उसका स्पीड बढ़ रहा है ना स्पीड घट रहा है, यूनिफॉर्म मोशन, तब वो क्या क्रिएट करेगा। और अगर एक्सेलरेटेड मोशन में है, एक्सेलरेटेड मोशन मतलब उसका स्पीड बढ़ रहा है या घट रहा है, तो एक्सेलरेटेड में हम लोग ज़्यादातर बढ़ाते ही हैं, डी एक्सेलरेशन रहता तो घटता। तो अगर चार्ज रेस्ट में है तो क्या होगा, मोशन में है तो क्या होगा, और यूनिफॉर्म मोशन और एक्सेलरेटेड मोशन में है तो क्या होगा। तीनों केस में क्या क्या चार्ज अपना प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड और एक एनर्जी रेडिएट होगा। अब आपको डिसाइड करना है, बताना है, कमेंट करना है कि इसमें क्या क्या यहाँ पे होगा। रेस्ट में है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, यूनिफॉर्म मोशन में है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, और एक्सेलरेटेड मोशन में है तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेगा। ये हो गया आपका प्रॉपर्टी नंबर 6। ठीक है, अब यहाँ पे चार्ज का प्रॉपर्टी, मेन प्रॉपर्टी इतना ही था। तो अब चार्ज के प्रॉपर्टी के बाद हम लोग शुरू करते हैं चार्ज के बारे में क्वांटिटिव एनालिसिस, मतलब चार्ज को अब मेजर करना सीखेंगे कि चार्ज को हम अलग अलग तरीके से कैसे मेजरमेंट ले सकते हैं। तो उसके लिए जो टॉपिक है वो है हमारा चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो नया टॉपिक हो गया यहाँ से चार्ज डेंसिटी। चलिए, यहाँ पे होता है चार्ज डेंसिटी। देखिए चार्ज डेंसिटी क्या है, तो आप डेंसिटी मतलब पहले क्या समझते हैं, तो आप डेंसिटी जो पढ़ते थे वो था मास डेंसिटी। ठीक है, तो मास डेंसिटी में आप क्या पढ़ते हैं, मास डेंसिटी को क्या समझते हैं, तो मास डेंसिटी का मतलब होता है, मास डेंसिटी का मतलब कि यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है। इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है और इसका वॉल्यूम मान लीजिए 3 मीटर क्यूब है, वॉल्यूम हो गया 3 मीटर क्यूब, और इसका मास है मान लीजिए 21 केजी। वजन कब है, जब वो 3 मीटर क्यूब है, इसका वॉल्यूम मतलब इसके अंदर का जगह। तो हम बोलेंगे डेंसिटी निकालो, मतलब मास डेंसिटी निकालो, तो डेंसिटी कैसे निकलेगा, तो 21 बटा कर देंगे 3, मतलब 1 मीटर क्यूब में कितना मास प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं मास डेंसिटी। क्योंकि यहाँ बात मास का हो रहा है, केजी किस में न पाता है, या केजी किसका यूनिट है, मास का। अभी हमारे पास टॉपिक है चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी का क्या मतलब होगा, चार्ज डेंसिटी भी यही सेम प्रोसेस से अप्लाई होगा। क्या होगा, यूनिट मास में, या यूनिट मास यहाँ ले रहे हैं तो यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम ले रहे हैं, तो यहाँ पर यूनिट कुछ भी हो सकता है। 3 डायमेंशन होता है हमारे पास, एक होता है लेंथ और ब्रेथ दोनों 2D, तो एरिया, और एक होता है तीनों
जब लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों होता है तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम। तो एक बार यूनिट लेंथ में जो निकले, यूनिट एरिया में जो निकले और यूनिट वॉल्यूम में जो निकले, क्या चार्ज, उसको कहते हैं चार्ज डेंसिटी। आइए इसको डिटेल में सीखते हैं। मास डेंसिटी पता होगा पहले से, मास बाय वॉल्यूम। अब आता है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी से क्या समझे अभी फिर से एक बार कि चार्ज प्रेजेंट इन यूनिट डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के यूनिट डायमेंशन में कितना चार्ज प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी। यूनिट डायमेंशन मतलब एक में, अगर लेंथ ले रहे हैं तो 1 मीटर, अगर एरिया ले रहे हैं तो 1 मीटर स्क्वायर, मीटर ले रहे हैं, वॉल्यूम ले रहे हैं तो 1 मीटर क्यूब। इसको जो वैल्यू 111 है इसको कहते हैं यूनिट। और डायमेंशन में 3 को आया, लेंथ एरिया वॉल्यूम, लेंथ एरिया वॉल्यूम। तो तीनों के डायमेंशन को यूज करके हम लोग चार्ज अगर निकाल रहे हैं तो उसको हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी। तो यहां से ये हो गया चार्ज डेंसिटी का डेफिनेशन। अब आता है चार्ज डेंसिटी का टाइप ऑफ चार्ज डेंसिटी, टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी का 3 टाइप, चार्ज डेंसिटी का 3 टाइप। कौन कौन टाइप है चार्ज डेंसिटी का? तो पहला है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। दूसरा है लीनियर के बाद इसमें लेंथ यूज करेंगे, लीनियर वाले में लेंथ यूज करना है तो ये हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका आगे बहुत यूज है, बहुत सारे डेरिवेशन में इसका यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर एरिया यूज करेंगे, एरिया यूज करें इसलिए नाम क्या लिखे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और तीसरा यूज करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसमें क्या यूज करेंगे, वॉल्यूम चार्ज। तो वॉल्यूम नाम ही है तो वॉल्यूम यूज करेंगे। अब तीनों को एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहला है हमारा फर्स्ट है लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब अभी आपको बताए थे डेंसिटी मतलब यूनिट में, यूनिट मतलब एक में, यूनिट मतलब एक में। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, चार्ज प्रेजेंट इन यूनिट। अब यहां नाम क्या है, लीनियर। तो लीनियर है तो लेंथ यूज होगा, यूनिट लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के यूनिट लेंथ में, उसी को हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड लीनियर। सिंबल और आएगा फॉर्मूला। अभी कहें बनाना कि आप क्या करें, मान लीजिए रॉड लेंथ मीटर, मान लीजिए पे चार्ज रहा हुआ माइनस, मान लीजिए कि 100 कूलम है। कितना कूलम है, 100 कूलम चार्ज है। तो हमको 5 मीटर का तो चाहिए नहीं, चाहिए सिर्फ 1 मीटर का। तो 1 मीटर के लिए क्या होगा, 1 मीटर में कितना चार्ज होगा, 5 मीटर में 100 तो 1 मीटर में 20। कैसे आया, तो आप डिवाइड किए, 100 में डिवाइड किए कितना से, 5 से, कट के आया 20। 100 क्या था, चार्ज का सिंबल Q, 5 क्या था, लेंथ था, Q बाई L। तो लेमडा इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाता है Q बाई L। ये हो गया आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ये कांस्टेंट है, फॉर्मूला है यहां से। उसके बाद इसको लेमडा पढ़ते हैं, ठीक है, लेमडा। अब इसका एसआई यूनिट आएगा। एसआई यूनिट क्या होता है, तो एसआई यूनिट फॉर्मूला से ही निकलेगा। जब भी कोई एसआई यूनिट पूछा जाए तो वो कहाँ से निकलेगा, फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला यहाँ देखिए क्या है, Q फॉर चार्ज का यूनिट कूलम और लेंथ का यूनिट मीटर। तो कूलम्ब मीटर पावर -1, सेंटीमीटर नहीं है ये, कूलम्ब मीटर -1, ठीक है। अब आता है इसका डायमेंशन क्या होगा। तो कल के वीडियो में हम लोग डायमेंशन पढ़े थे, कूलम्ब का AT होता था, AT, ठीक है। तो कूलम्ब का डायमेंशन हो गया AT। और मीटर लेंथ है तो लेंथ का L हो गया। सबको ऊपर ले जाएंगे तो L पहले लिखते हैं L, फिर T लिखते हैं, फिर A लिखते हैं। L नीचे से ऊपर गया, -1 हो गया। अब इसी को MLT के फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो इसका MLT के फॉर्म में लिखना होगा तो क्या होगा, यहाँ से M नहीं है तो M लिखेंगे, पावर क्या लगा देंगे, 0, डायमेंशन इसका 0 हो गया। L -1, T 1 और A भी कितना, 1। ये हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी का डायमेंशन। लीनियर चार्ज डेंसिटी का ये हो गया डायमेंशन। याद कर लीजिए, चार्ज जो एक लेंथ में, मतलब यूनिट लेंथ, अब 1 मीटर भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, जो भी ऑब्जेक्ट में है उसको हम लोग कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। उसके बाद फॉर्मूला क्या है इसका, लेमडा इज इक्वल टू Q बाई L। कहाँ से आया, यूनिटरी मेथड से आया। फॉर्मूला के बाद यूनिट याद करना है आपको और उसके बाद उसका डायमेंशन निकालने आना चाहिए। अब ये तो फॉर्मूला हो गया कब, लेमडा इज इक्वल टू Q बाई L यूज करेंगे तो ये बेसिक हो गया फॉर्मूला। स्टेट बोर्ड में, बिहार बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में, कोई भी एग्जाम में ये सब फॉर्मूला आएगा कि लेमडा इज इक्वल टू Q बाई L। लेकिन अगर ये वेरिएबल चार्ज रहे, चार्ज हमारा वेरी करे, ठीक है, लेंथ वेरी करे, चार्ज वेरी करे, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट हो यहाँ पे ज़्यादा चार्ज हो, है ना, यहाँ ज़्यादा चार्ज हो, यहाँ थोड़ा कम चार्ज हो, यहाँ थोड़ा और कम चार्ज हो,
इस केस में हमारा चार्ज वेरी कर रहा है, लेंथ के अकॉर्डिंग चार्ज वेरी कर रहा है। तो फॉर्मूला लेमडा तो यही रहेगा, लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा डी क्यू बाई डी एल, डी क्यू बाई डी एल। और हमको चार्ज चाहिए अगर तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो लेमडा में मल्टीप्लाई करेंगे डी एल से, यहाँ हो जाएगा डी क्यू। अब डी क्यू से आपको क्यू चाहिए, स्मॉल चार्ज से पूरा चार्ज चाहिए, तो क्यू कैसे आता है, तो इसका हम करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला कब लगाना है, जब चार्ज हमारा वेरी करे। इफ चार्ज इज वेरिएबल, चार्ज इज वेरिएबल, इसका न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल हम अगले वीडियो में या किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे, अभी हम थियोरेटिकली इसको कंप्लीट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा लेमडा कंप्लीट, मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी यहाँ होता है कंप्लीट। दूसरा चार्ज डेंसिटी कौन था, सेकंड चार्ज डेंसिटी देखिए, लीनियर हो गया कंप्लीट। दूसरा था सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, आइए देखते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सेकंड नंबर सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी का पहले सिंबल याद कर लीजिए, उसका लैम्डा था, इसका होगा सिग्मा, स्मॉल सिग्मा होता है, एक कैपिटल सिग्मा ये होता है, मैथ वगैरह में समेशन यूज करते हैं तो वहाँ सिग्मा ये है, स्मॉल सिग्मा उसको कहते हैं। इसका क्या होगा, वही सेम डेफिनेशन, चार्ज प्रेजेंट इन यूनिट एरिया, कितना एरिया, यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। सेम चीज यहाँ से सिग्मा बराबर क्या फॉर्मूला होगा, तो वहाँ लेंथ से डिवाइड किए थे, यहाँ एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो क्यू अपॉन ए हो गया, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। क्यू सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए से क्यों डिवाइड किए, क्योंकि यूनिट एरिया में चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर में चाहिए, और 1 मीटर स्क्वायर में लाने के लिए क्या करेंगे, क्यू से एरिया में डिवाइड कर देंगे। अब क्या निकालना होता है इसका, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है इसका, एसआई यूनिट ऑफ सिग्मा। तो यहाँ चार्ज है, चार्ज का कूलम, एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब मीटर इंटू मीटर, तो मीटर का स्क्वायर, तो कूलम बाई मीटर स्क्वायर हो गया। अब इसका क्या चाहिए हमको, डायमेंशन, तो डायमेंशन कैसे निकलेगा, तो कूलम का डायमेंशन क्या होगा 80, और मीटर का डायमेंशन क्या होगा, तो लेंथ L स्क्वायर, सबको ऊपर भेजेंगे तो L -2 हो जाएगा, T 1 है, T है 1, और A भी एक ही है तो A भी 1 हो गया। इसको लिखेंगे बिग ब्रैकेट के अंदर डायमेंशन। MLT के फॉर्म में अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, MLT के फॉर्म में अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे यहाँ से, तो M 0, L -2 है, T 1 है, और A भी 1 है, ये हो गया हमारा डायमेंशन किसका, सरफेस चार्ज डेंसिटी का। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, जब चार्ज हमारा कांस्टेंट हो, क्यू हमारा क्या हो, कांस्टेंट। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में क्यू वेरिएबल होगा, क्यू हमारा अगर वेरिएबल है, ठीक है, तो क्यू वेरिएबल है तो क्या फॉर्मूला यूज होगा, तो लेमडा सिग्मा इज इक्वल टू क्यू के जगह और ए के जगह क्या लिखेंगे, वेरिएबल वाला। वेरिएबल कैसे निकलता है, डिफरेंशिएशन से, डिफरेंशिएशन डी बाई डी। ये फॉर्मूला लगाना है कब, जब आपका चार्ज वेरिएबल हो। यहाँ से क्यू अगर ये सिग्मा निकालना हो तो ऐसे लिखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे क्यू को। लेकिन अगर क्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, तो हमारे पास सिग्मा बराबर क्या फॉर्मूला है, डी क्यू बाई डी ए, आपको सिग्मा दे देगा ए के फॉर्म में, और डी ए से आपको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेना है, और इधर हो गया डी क्यू, इसका कर लेना है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन अगर पढ़े हैं तो ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो न्यूमेरिकल हम किसी दूसरे वीडियो में करेंगे, वहाँ हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको स्टेट बोर्ड के लिए ये वाला याद करना है। 2 टाइप हो गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगला जो है हमारा वो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। थर्ड नंबर है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो थर्ड नंबर हमारा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं किससे, रो से। इसको डिनोट करने का सिंबल है रो। ठीक है, रो, डेफिनेशन वही सेम टू सेम होगा। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का यहाँ पे देखेंगे क्या है वैल्यू या क्या है इसका डेफिनेशन। तो अभी हम लोग जितना डेंसिटी पढ़े उसमें सब में यूनिट में निकालना है, यूनिट मतलब एक में। तो बताइए यहाँ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में क्या निकालेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से क्या पता चलेगा, यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब यूनिट वॉल्यूम में। तो क्या, तो चार्ज प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट में यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज होगा उसी को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी।
सिंबल क्या है इसका, सिग्मा। ये हो गया सिग्मा, क्या है इसका, सिंबल। अब सिंबल के साथ क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला, सिग्मा इज इक्वल टू होगा चार्ज बाय वॉल्यूम। ये हो गया आपका Q बाय V, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय V हो गया। अब यहाँ से SI यूनिट निकालना हो, SI यूनिट ऑफ सिग्मा क्या होगा, तो चार्ज का हो गया कूलम और वॉल्यूम हो गया मीटर क्यूब, कूलम बाय मीटर क्यूब। उसके बाद डायमेंशन क्या है, डायमेंशन ऑफ रो जो होगा, कूलम है तो 80 और मीटर है तो मीटर का क्या होता है, लेंथ। यहाँ लिखेंगे लेंथ Q हो गया। L कितना, सब कहाँ जाएगा, ऊपर, तो L -3, उसके बाद T, उसके बाद A। एक और वन फॉर्म होता है इसका, एक फॉर्म और होता है इसका MLT के फॉर्म में। तो बताइए MLT का फॉर्म क्या होगा, तो इसमें M नहीं है, तो M नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, M की जगह क्या लिखना पड़ेगा, जब नहीं है तो M लिखना पड़ेगा M, लेकिन पावर क्या कर देंगे 0। उसके बाद L लिखते थे, उसके बाद क्या लिखते थे T, फिर उसके बाद A। ये हो गया डायमेंशन। इसका डायमेंशन निकला रो का, ठीक है। अब इसका ये कब फॉर्मूला यूज होता है, जब हमारा Q क्या हो, कांस्टेंट, Q हमारा हो कांस्टेंट, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। लेकिन वही अगर Q वेरिएबल हो तो क्या करेंगे फिर, वेरिएबल के केस में बताइए, Q अगर वेरिएबल हो, Q इज वेरिएबल, Q चेंज हो रहा हो, वॉल्यूम कहीं ज्यादा, कहीं चार्ज ज्यादा हो, कहीं चार्ज कम हो, उस केस में रो तो रो रहेगा। लेकिन Q का क्या करना है, तो Q का क्या करना है, तो dQ बाय लिखना है dV, dQ बाय dV। और अगर चार्ज चाहिए तो Q छोड़ दीजिए इस साइड और दोनों को कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या ये आंसर हो गया, तो नहीं, Q से हम dQ से क्या चाहिए, Q, वो कैसे निकलेगा, तो उसको निकालने के लिए क्या इंटीग्रेशन, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे dQ। तो याद होगा आपको कि dQ का इंटीग्रेशन क्या होता है, Q। क्या ये एक तरफ डिफरेंशिएशन, नहीं, इंटीग्रेशन दोनों तरफ इंटीग्रेशन, तो सिग्मा dV, यहाँ भी इंटीग्रेशन रो dV। ये हो गया आपका एक फॉर्मूला। रो यहाँ दिया रहेगा, रो इसके टर्म में दिया रहेगा इन टर्म ऑफ V, इन टर्म्स ऑफ V, वॉल्यूम के टर्म में दिया रहेगा, कौन, रो। ये हो गया आपका एक टॉपिक कंप्लीट। चार्ज डेंसिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल बेस पे है, तो स्टेट बोर्ड में तो न्यूमेरिकल आएगा नहीं, तो बाकी सीबीएसई के लिए न्यूमेरिकल देखेंगे इसका। अब यहाँ से आते हैं, यहाँ के बाद जो टॉपिक है हमारा वो है डेरिवेशन रिंग के कारण, तो रिंग अभी छोड़ रहे हैं। अभी सबसे पहले देखते हैं हम लोग डाइपोल, ठीक है। एक वर्ड है, नाम इसका याद कीजिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, बताइए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, अगर पढ़े हैं तो याद कीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और इससे जुड़ा हुआ टर्म क्या क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए बात करें तो डाइपोल नाम है इसका, डाई मतलब टू, डाई मतलब टू, अब पोल मतलब वही चार्ज, तो दो पोल, एक पोल प्लस एक पोल माइनस, मतलब दो चार्ज, अगर दो चार्ज है हमारे पास Q, एक प्लस Q और एक माइनस Q, सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए। यहाँ Q1 Q2 तो है नहीं, तो Q है EB Q है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। 5 कूलम ये तो 5 कूलम भी हो, लेकिन माइनस में, एक प्लस में। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ एक के बीच का डिस्टेंस, जो ये डिस्टेंस बहुत छोटा होना चाहिए। बोर्ड पे बन रहा है इसलिए बड़ा है, डिस्टेंस बहुत छोटा होना चाहिए। ये जो सिस्टम बना है प्लस चार्ज से माइनस चार्ज से, इस सिस्टम को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बताइए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हुआ, किससे बना हुआ सिस्टम हुआ, दो चार्ज से, सेम चार्ज मैग्नीट्यूड में, लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम लेकिन नेचर में अपोजिट। तो एक प्लस Q ले लिए, एक माइनस Q ले लिए और दोनों का सिस्टम बन गया, इसलिए इसको बॉक्स में बना देते हैं। बॉक्स बनाइए या नहीं बनाइए, लेकिन बॉक्स बन जाएगा तो पता चलेगा कि हाँ ये दोनों एक ही साथ एक ही सिस्टम में है। दोनों के बीच में गैप कम होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे, when two equal but opposite charge, equal but opposite charge is separated by small distance, अगर छोटे छोटे डिस्टेंस से, छोटा डिस्टेंस से सेपरेट है, स्मॉल डिस्टेंस, then this system of कितना चार्ज, system of two charge is called इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझ में आया इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल दो चार्ज से बना हुआ सिस्टम है और दोनों के बीच में गैप कितना होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत छोटा गैप होना चाहिए। और दोनों चार्ज कैसा होना चाहिए, दोनों चार्ज होना चाहिए सेम मैग्नीट्यूड का, एक प्लस
एक माइनस, नेचर अपोजिट, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का प्लस प्लस जितना है, मतलब मैग्नीट्यूड उसका जो है, मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव में लेते हैं, तो इसीलिए मैग्नीट्यूड सेम लेकिन नेचर ऑपोजिट, तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, सिंबल उसका ये हो गया। प्लस इधर बनाइए उधर बनाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस इधर उधर कहीं भी कोई भी बनाइए, लेकिन इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल का और क्या फिगर हो सकता है, इसमें और क्या क्या शो कर सकते हैं वो देखिए। अब ये हो गया हमारा एक बॉक्स, इसके अंदर हम भर दिए दो चार्ज, एक प्लस और एक माइनस। इन दोनों के बीच के गैप को दिखा दिया, यहाँ से यहाँ तक के दूरी को दिखा दिया, डिस्टेंस को, स्मॉल डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंस, तो स्मॉल डिस्टेंस कितना शो करना है 12। ठीक है, 12 को क्या कहते हैं, 12 को कहते हैं डाइपोल का लेंथ। डाइपोल लेंथ किससे शो होगा, 2l से, इसको कहते हैं 2l डाइपोल लेंथ। ठीक है, उसके बाद डाइपोल लेंथ क्या हो गया, यहाँ पे जो लेंथ है मतलब दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है उसको हम लोग कहते हैं डाइपोल लेंथ। उसके बाद आता है पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ क्या है, तो जो चार्ज है प्लस क्यू माइनस क्यू उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो पोल स्ट्रेंथ मतलब हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उसको कहते हैं पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ का सिंबल हो जाएगा क्यू, चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, तो क्यू हो गया हमारा पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, यहां तक हो गया 3 वर्ड, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक सिस्टम है दो चार्ज से बना हुआ, दोनों के बीच में स्मॉल डिस्टेंस, चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का लेकिन नेचर अपोजिट, एक प्रॉपर्टी। दूसरा डाइपोल लेंथ क्या, दोनों चार्ज के बीच का दूरी क्या कहलाएगा, डाइपोल लेंथ। अगला पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ क्या, तो जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है उसको कहते हैं पोल स्ट्रेंथ। यहां हो गया, यहां तक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद एक वर्ड है इसी टॉपिक से रिलेटेड, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, अब पूरा नाम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। पूरा नाम क्या होगा इसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को शो करते हैं किससे, पी से। अब बताइए पी क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अगर पढ़े हैं तो बताइए क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट प्रोडक्ट है, क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट प्रोडक्ट है किसका, यहाँ चार्ज है एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, दोनों के बीच का लेंथ है कितना 12। अच्छा, लेंथ 12 क्यों शो करते हैं, क्वेश्चन है 12 की लेंथ क्यों शो किया है, ऐसे तो लेंथ हम लोग l शो करते हैं, तो यहाँ 12 का क्या मतलब है, याद कर लीजिए। 12 इसलिए शो करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में हमको बोला कि क्वेश्चन में हम डाइपोल को 2 बराबर भाग में बांट दिए, तो l/2 आएगा। अगर l मानेंगे तो क्या आएगा, l/2, लेकिन अगर 12 मानेंगे तो 12 मानेंगे तो उसका l आएगा, तो कैलकुलेशन हमारा थोड़ा क्या होगा, इजी, इसीलिए हम इसको 12 मानते हैं ताकि कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी कहेगा कुछ क्वेश्चन में जिसको 90 डिग्री पे हम बेंड कर दिए, इस तरह से बेंड कर दिए, तो आधा इधर हो गया l, आधा इधर हो गया l, तो इसलिए थोड़ा कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए 12 माना जाता है। 12 मतलब भी डिस्टेंस ही होगा, गैप जो देगा वो 12 का वैल्यू होगा। आइए इधर देखते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसका, किसका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आखिर किसका, तो 2 वर्ड हम पढ़े अभी, डाइपोल लेंथ, पोल स्ट्रेंथ, इन दोनों को गुना कर दीजिए, Q और 12, Q और 12, तो इसी गुना को कहते हैं, जो गुना करके मिलता है उसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। तो प्रोडक्ट ऑफ किसका किसका, पोल स्ट्रेंथ एक मिला, दूसरा बताइए पोल स्ट्रेंथ एंड डाइपोल लेंथ, पोल स्ट्रेंथ एंड डाइपोल लेंथ। पोल स्ट्रेंथ और डाइपोल लेंथ के प्रोडक्ट को ही क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट। सिंबल क्या है इसका, P, तो P इज इक्वल टू क्या हो गया फार्मूला, पोल स्ट्रेंथ इनटू दूसरा कौन है, डाइपोल लेंथ, डाइपोल लेंथ। सिंबल इसका लिख सकते हैं, तो फार्मूला हो गया, सेंटेंस में वर्ड में फार्मूला क्या होगा, P का P हो गया, पोल स्ट्रेंथ क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ का सिंबल क्या था, Q, डाइपोल लेंथ का सिंबल क्या था 12, तो Q इनटू 12, तो P इज इक्वल टू, याद कर लीजिए, P इज इक्वल टू Q2L, Q2L। चार्ज इसमें स्केलर है, चार्ज स्केलर होता है, लेकिन लेंथ या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर, वेक्टर। तो बताइए स्केलर इनटू वेक्टर क्या होता है, अगर P के बारे में पूछा जाए कि P कौन सा क्वांटिटी, स्केलर की वेक्टर, तो हम यहां से चेक करेंगे, तो Q क्या है, स्केलर, 12 मतलब लेंथ, लेंथ एक्चुअली लिया जाता है वेक्टर में, तो ये वेक्टर हो गया। सेम सेम का गुना है कि अलग अलग का गुना है,
ये एक स्केलर एक वेक्टर, तो जब से स्केलर स्केलर गुना हो सेम सेम, तो आंसर क्या आता है? फॉरियर एक्सियम में पढ़े होंगे आप, फॉरियर एक्सियम क्या होता है? सेम सेम गुना होता है तो स्केलर, और अगर डिफरेंट डिफरेंट गुना हो या भागा हो तो वेक्टर। तो P यहाँ पे कौन क्वांटिटी हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। P को याद कीजिए, P फॉर डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेट के चैप्टर में आएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो P यहाँ हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, कौन क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। कैसे पता चला? यहाँ से देख के फॉर्मूला क्या है? Q2L, Q क्या है? पोल स्ट्रेंथ, 2L क्या है? डाइपोल लेंथ, दोनों के प्रोडक्ट को बोलते हैं। P क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अब P का डायरेक्शन किधर से किधर होगा? P का डायरेक्शन E के उल्टा, P का डायरेक्शन E के उल्टा, P का डायरेक्शन E से उल्टा। याद कर लीजिए P और E, तो यहाँ पे E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पढ़े हैं, यहाँ अभी नहीं पढ़े हम लोग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? अगर आप पढ़े तो बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो जो P होगा वो ऑपोजिट होगा, ऑपोजिट टू E होगा, ऑपोजिट टू E, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा, तो इसका मतलब कहां से कहां? नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये हो गया आपका P का डायरेक्शन। क्यों डायरेक्शन लिखना पड़ा? क्योंकि P कौन क्वांटिटी है? P हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। P कौन क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। यहां तक कोई दिक्कत? P तक हो गया। अब आते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में, एक और पॉइंट देखते हैं आज के लिए। यहाँ पे हमारे पास है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें एक चार्ज है -q, इसमें चार्ज है +q, दोनों के बीच का सेपरेशन है 2L। इसमें तीन तरह का, पहले दो एक्सिस होता है, इसमें दो एक्सिस होता है। क्या क्या एक्सिस का नाम पता है तो बताइए, एक्सिस का नाम क्या होता है? सोचिए, एक्सिस का नाम क्या है? तो इसमें जो एक स्ट्रेट लाइन पास करेगा, कौन सा लाइन? स्ट्रेट लाइन, दोनों चार्ज से होता हुआ जो पास करेगा, इमेजिनरी है ये, होता नहीं है, काल्पनिक है, इमेजिनरी है। ये जो पास किया कहां से किया? दोनों चार्ज से होता हुआ पास किया, पूरा डाइपोल के थ्रू, हॉरिजॉन्टल है ये, इसको बोलते हैं डाइपोल एक्सिस, इसको बोलेंगे डाइपोल एक्सिस। इसका नाम याद कीजिए, डाइपोल एक्सिस। ठीक है। उसके परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन हो, अगर कोई लाइन क्या हो, उसके परपेंडिकुलर हो, ठीक है। परपेंडिकुलर कहां से कहां होगा? बीच से पास करने वाला एक परपेंडिकुलर लाइन, यहां से ऊपर से एक नीचे लाइन पास करने वाला परपेंडिकुलर, बीच से सेंटर से, इसको बोलेंगे इक्वेटोरियल एक्सिस, इक्वेटोरियल एक्सिस। तो बताइए इसमें कितना तरह का एक्सिस हुआ? डाइपोल का कितना एक्सिस? इलेक्ट्रिक डाइपोल का कितना एक्सिस? दो एक्सिस, एक डाइपोल एक्सिस जो हॉरिजॉन्टली पास करता है दोनों चार्ज से, एक इक्वेटोरियल एक्सिस जो डाइपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर और डाइपोल के सेंटर से पास करता है। इमेजिनरी लाइन है दोनों, रियल लाइन नहीं है। एक को बोलेंगे इक्वेटोरियल, एक को बोलेंगे डाइपोल एक्सिस, ठीक है। अब इस पे तीन तरह का पॉइंट होगा। डाइपोल एक्सिस के बाद पॉइंट का अगर बात करें तो तीन तरह का पॉइंट। अगर कोई पॉइंट डाइपोल एक्सिस पे है, कोई पॉइंट अगर डाइपोल एक्सिस पे, या तो राइट साइड में या तो लेफ्ट साइड में, डाइपोल के अंदर नहीं होना चाहिए। तो फिर से डाइपोल एक्सिस के अगर ऊपर कोई पॉइंट है, यहाँ पॉइंट आ गया, मान लीजिए पॉइंट है, ए को बोलेंगे एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट का दूसरा नाम एंड ऑन पोजीशन, याद कर लीजिए, एंड ऑन पोजीशन। बताइए ए क्या इस साइड हो सकता है? नहीं, इस साइड भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ए का क्या नाम होगा? एक्सियल पॉइंट या एंड ऑन पोजीशन। ए होता कहां पे? दो एक्सिस है, दोनों में से कहां? तो ए होता है डाइपोल एक्सिस पे। दूसरा पॉइंट कहां होगा? इक्वेटोरियल एक्सिस पे, या तो ऊपर या तो नीचे। तो मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट दिए हम बी, इसको बोलेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट, इसका नाम हो जाएगा इक्वेटोरियल पॉइंट। इसी का एक और नाम है, जैसे इसका एक और नाम क्या है? एक्सियल पॉइंट का एक और नाम एंड ऑन पोजीशन, उसी तरह इक्वेटोरियल पॉइंट का एक और नाम, इसका नाम है ब्रॉड साइड, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। दो पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट कहां पे होगा? बताइए तीसरा पॉइंट यहाँ पे कहां पे होगा? तो तीसरा पॉइंट इन दोनों एक्सिस के अलावा कहीं भी आप लिख लीजिए। चार क्वाड्रेंट जैसा बन रहा है, इसमें चार चौथाई में बन रहा है, तो कोई एक पॉइंट जो दोनों एक्सिस में कहीं पे ना हो, यहाँ हो, कहीं भी यहाँ हो, कोई एक्सिस पे नहीं है, इसको बोलेंगे एनी पॉइंट या आर्बिट्ररी पॉइंट, एनी पॉइंट, और इसी को बोलेंगे आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी पॉइंट। तो बताइए डाइपोल एक्सिस का पॉइंट क्या कहलाएगा? एंड ऑन पोजीशन, एक्सियल पॉइंट। इक्वेटोरियल एक्सिस का पॉइंट क्या कहलाएगा? ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन या इक्वेटोरियल पॉइंट।
और जब दोनों पे से कहीं भी पॉइंट नहीं हो तो उसको क्या कहेंगे, आर्बिट्ररी या एनी पॉइंट। इन तीनों पे हमको कैलकुलेट करना होगा, इन तीनों जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम्ब फोर्स जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको बोलते हैं, उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और फिर करेंगे इसका डेरिवेशन। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर कर लीजिए।